लोकसभा चुनाव में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.14% रहा। दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत 66.71% रहा। वहीं तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत 65.88% रहा। पिछले 3 चरणों के चुनाव को देखकर ये साफ लगने लगा है कि एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी मिलकर, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 सीटें पार को पूरा कर पाएंगे। 3 चरणों का चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही किया। उनको 1 जून तक की पैरोल मिली है चुनाव प्रचार करने के लिए। ये एक बड़ी छूट है। बड़ा सवाल यह निकल करके आ रहा था कि बिना केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का क्या होगा, उसकी चुनावी रणनीति का क्या होगा, और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में मुख्य पार्टी के रूप में लड़ रही है, पंजाब में एक बड़ी पार्टी के रूप में, मुख्य पार्टी के रूप में लड़ रही है, इसका असर थोड़ा बहुत हरियाणा में भी है। तो वास्तव में इसका क्या असर पड़ेगा, चूंकि वह जेल में थे। केजरीवाल की एक जो छवि बनी थी कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ईमानदार छवि के नेता हैं और दूसरी पार्टियों के नेताओं से अलग हैं, उस पर कहीं न कहीं जो शराब घोटाला सामने आया है, दिल्ली की जो शराब नीति में परत दर परत इसमें जो खुलासे हुए हैं, उससे कहीं न कहीं उनकी ईमानदार इमेज पर डेंट लगा है, वो भी बहुत बड़ा। मेरा अपना मानना है कि केजरीवाल इतने बड़े नेता नहीं हैं जितना वह खुद को समझते हैं। अभी जब जेल से केजरीवाल लौटे तो वह भाषण देते हैं जिसमें वह मोदी की बात तो करते ही हैं, उसके साथ साथ आडवाणी से लेकर योगी आदित्यनाथ के प्रति सहानुभूति जताने की भी कोशिश करते हैं। वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो जैसे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े नेताओं को, और उनके साथ साथ कई और बड़े नेताओं को, जिसमें जैसे वेंकैया नायडू हैं, उनको जैसे साइडलाइन कर दिया गया, इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान हों या मनोहर लाल खट्टर हों, उन या फिर उनके जैसे और बड़े नेता हों, तो उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ चुनाव नतीजे आने के बाद 2 महीने के बाद, या कहें 2 महीने के अंदर अंदर, योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छीन कर किसी और को दे दी जाएगी। आप समझिए, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपने भाषण में अक्सर विपक्ष के ऐसे जो नेता रहे हैं, जिनको जो पार्टी में तवज्जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उनको हाशिए पे कर दिया गया है, तो उनका नाम लेकर प्रधानमंत्री अक्सर, चाहे संसद भवन हो, किसी चुनावी रैली में हो या फिर किसी बड़े कार्यक्रम में हो, प्रधानमंत्री अक्सर विपक्षी दलों को चिढ़ाने के लिए इस तरीके की बात रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस पार्टी वो तवज्जो नहीं दे रही है जो वास्तव में उनको मिलनी चाहिए, या वो जिसके हकदार हैं। यही चीज उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर के भी कही थी। केजरीवाल पर जो आरोप लगे हैं और जिस तरीके से पिक्चर सामने आई है, उससे एक बात साफ है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आप समझते ही होंगे, जब कोई जेल जाता है तो अच्छा काम करके तो जेल जा नहीं रहा है, तो उससे अपने बारे में कुछ ना कुछ तो कहना ही होगा। तो वो भी एक बता रहे हैं कि मुझे जबरन फंसाया जा रहा है, मुझको खत्म किया जा रहा है, मेरी पार्टी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। तो केजरीवाल ने एक तरीके से जो तीर प्रधानमंत्री चलाते थे वही तीर चलाने की कोशिश की, और उन्होंने सोचा कि ऐसा करके मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा। और दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं में जो अगर थोड़ा बहुत असंतोष किसी बात को लेकर के है, किसी चीज को लेकर के है, किसी फैसले को लेकर के है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है, जो वास्तव में नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में थोड़ा बहुत है भी तो उसको कहीं ना कहीं बल मिलेगा। और ऐसा करके अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय फलक पर छा जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ साथ उनके जेल से वापस आने को लेकर के जैसा उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में होना चाहिए था, वो उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में
नहीं देखने को मिला या दिल्ली की जनता में भी वो उत्साह देखने को नहीं मिला। केजरीवाल कहते हैं मैं फुल मेजॉरिटी में हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार है, मैंने बहुत काम किया है, उसके बावजूद भी वो उत्साह नहीं दिखा। इसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि आचार संहिता लगी होना। लेकिन केजरीवाल अब ये भी कह रहे हैं कि वो 24 घंटे की बजाय 36 घंटे काम करेंगे, 36 घंटे प्रचार करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी को हराना है। लेकिन अगर केजरीवाल के जेल जाने से पहले कि आप भाषण उठा करके देखेंगे और जेल से वापस आने के बाद जो एक सीमित समय के लिए है, क्योंकि उनको चुनाव प्रचार के लिए सीमित समय के लिए छूट मिली है, जो कोर्ट का आदेश है, तो अब उनके भाषणों में वो तीखापन नहीं दिखता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है जो पहले हुआ करता था, मतलब जेल जाने के पहले। या आप साफ साफ उनके भाषणों को सुनकर के समझ सकते हैं। केजरीवाल एक बात ये भी कहते हैं कि मोदी अमित शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वोट प्रधानमंत्री को दोगे तो वो वोट अमित शाह को जाएगी। या कहीं न कहीं उनके साथी जो विपक्षी गठबंधन के जो हैं, उनके लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी जो विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो और पार्टियां हैं, जो अन्य दल हैं, वो जो कह रहे हैं, तो उस पर सवालिया निशान है। तो अरविंद केजरीवाल की ये बात सुनकर उनको समझना चाहिए कि वास्तव में मोदी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। असल में केजरीवाल अपने आप को एक बहुत ही चालाक और बहुत चतुर नेता समझते हैं। चालाकी चतुराई आज से नहीं है, वह बहुत पुरानी रही है। जब आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे के साथ थे, आंदोलन खड़ा हुआ और फिर उसके बाद अन्ना हजारे ने बार बार मना किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पार्टी खड़ी की, राजनीतिक पार्टी बना करके। उनके अंदर लालच था कि पावर चाहते थे, सत्ता चाहते थे, तो उन्होंने पार्टी बनाई और उन्होंने एक तरीके से अपने गुरु को जो उनका आदेश था, जो उनकी बात थी, उसको दरकिनार करके पार्टी बनाई। और उसके बाद पार्टी बनाने के बाद जो उनके मुख्य लोग थे उनको भी साइडलाइन कर दिया। तो कहीं ना कहीं वह दिल्ली की जनता को या फिर देश की जनता को मूर्ख समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो कुछ भी कह देंगे या जो कुछ बोल देंगे, जनता उस चीज को, उस बात को सब कुछ सच मान लेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है कि क्या ये पंचायत का इलेक्शन है, या फिर यह नगर निकाय का इलेक्शन है, या फिर यह विधानसभा का इलेक्शन है? नहीं, यह इलेक्शन है देश का प्रधानमंत्री चुनने का। यह इलेक्शन है देश की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का। यह इलेक्शन है उन तमाम गरीब परिवारों को मिल रही अनेक योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे, ये इसका इलेक्शन है। यह इलेक्शन तेज गति से विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने का है। और आप क्या चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनी है, जो काम तेजी से हो रहे हैं, उस पर ब्रेक लग जाए। 50 पार्टियां मिलकर तय नहीं कर पा रही कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इस पर एक बार विचार करने की जरूरत है। जो लोग केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो नेता हो या कोई विपक्षी पार्टी हो, उन्हें खुद से भी एक सवाल पूछना चाहिए कि आपके पास पिछले 10 सालों में ऐसा कौन सा विजन था जिसको आप जनता के बीच में जाकर के जब बताते हैं या आपने बताया तो जनता ने उस पर एक बार गौर किया कि आप सही कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे वो देश का मुसलमान हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, पूरे भारत के लोगों में भ्रांतियां फैलाकर, झूठ फैलाकर उनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। और उसका आरोप आपने देश की सरकार पर, देश के प्रधानमंत्री पर मढ़ दिया। कितना आसान है, चाहे कांग्रेस हो चाहे विपक्षी पार्टी हो। सवाल राहुल गांधी से, आपकी भारत जोड़ो यात्रा ने कितना भारत को जोड़ा, या फिर आपकी भारत जोड़ो यात्रा से देश की जनता कितना जुड़ी? आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को कितना न्याय मिला? पूरे देश में एक माहौल, जो आपसी तनाव की स्थिति आप देख रहे हैं, वह हिंदू वर्सेज मुसलमान हो या फिर दलित समुदाय का जो हिंदू समाज से एक तरीके से कट जाना हो, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका विपक्षी दलों की रही है। और सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका रही है एक बड़े दल के रूप में, तो वो कांग्रेस की रही है। क्षेत्रीय दलों का भी इसमें भूमिका रही है और वो भी इसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो आज हमारे देश में स्थिति पनप रही है, जो बनी हुई है, तो लेकिन आप समझिए कि जो आज स्थिति बनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी 5 साल लेगी, 10 साल लेगी,
10 साल के बाद आप क्लेम कर रहे हो कि 5 साल के बाद 2029 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो 2034 में हम सरकार बनाएंगे। तो आप समझिए कि जो आपने बोया है, जो खाई पैदा की है और बढ़ती जाएगी। तो जब 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में आते भी हैं, तो जो गड्ढा, जो खाई आपने खोदी है, वो आपको भी फेस करना पड़ेगा, और आप दूसरों के ऊपर उसका आरोप मत दे रहे हो। इन सबके बीच मुसलमान की अगर बात करें, मुसलमान भाइयों की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो आप मुझे यह बताइए कि किसी मुस्लिम भाई बहन को यह कहकर किसी योजना का लाभार्थी नहीं बनाया गया कि आप मुसलमान हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि योजनाओं का लाभ उन्हें उसी तरह से मिला है जैसा कि हिंदू भाइयों को मिल रहा है। क्या मुसलमान भाइयों को अरब जैसे देशों में काम करने जाने से रोका जा रहा है? क्या उनके त्योहारों पर कोई पाबंदी लगाई जा रही है? उनका राशन कार्ड उनसे छीन लिया जा रहा है? उनको राशन नहीं दिया जा रहा है? उन्हें बोलने से रोका जा रहा है? उन्हें कुछ करने से रोका जा रहा है? उन्हें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? उन्हें वो सब कुछ करने से रोका जा रहा है? उन्हें खाने पीने से रोका जा रहा है? कोई चीज? बिल्कुल साफ सी बात है कि नहीं है। और यह बात मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बखूबी जानते हैं, पर पता नहीं क्या है। वो जानते हैं कि मोदी के अलावा और उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआत से ही पहल रही है कि इस देश में हाशिए पर पड़ा मुसलमान भाई, हमारा मुसलमान वोट, जो जिसको सिर्फ वोट बैंक बना दिया था, वह मुख्य धारा में आए, और इसके लिए जरूरी है विश्वास। सरकार हो या मोदी, उन्हें मुसलमान भाइयों पर पूरा विश्वास है। पर क्या हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को मोदी पर है? यह सवाल मुसलमान भाइयों बहनों आपको अपने आप से पूछना होगा। क्या आपको मोदी से डरने की जरूरत है? जो लोग आपको मोदी का नाम दिखा करके, बोल करके डरा रहे हैं, उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। सवाल यह पूछने की जरूरत है कि मुझे मोदी से क्यों डरना चाहिए? मोदी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मोदी ने हमारे किस चीज को खत्म कर दिया? क्या 3 तलाक को खत्म करना गुनाह है? यह आपके महिलाओं के लिए था। वह आज नहीं तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, यह सरकार खत्म नहीं करती, तो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, तो आपके ही परिवार की महिलाएं आंदोलन करके, इसको विरोध करके, जैसे भी होता यह समाप्त होना ही था। कश्मीर में धारा 370 हटी, सबको मालूम है। उसके पहले क्या क्या तमाशा बनाया जाता था, क्या क्या होता था। 370 थी तो क्या होती थी वहां पे? धारा 370 हट जाएगी तो बताया जाता था हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी जमीन छीन लेंगे, बाहर के लोग आकर हमारी संपत्तियों पर कब्जा कर लेंगे, बाहर के लोग आकर के बिजनेसमैन करेंगे, यहाँ बिजनेस करेंगे, यहाँ जो हमारे जो बिजनेस है वो सब तबाह हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तमाम तरीके का दुष्प्रचार। और वही यूट्यूब जो आज सेंसेशन बता रहे हैं अपने आप को, ठीक है, कि फलाना न्यूज रन कर रहे हैं, आपको बरगला रहे थे कि, लेकिन आज धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाकर के वहां देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं, वहां के लोगों से पूछ सकते हैं तब क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, किसके अधिकार छिन गए। क्या कश्मीर के युवाओं को मुख्य धारा में लाना गुनाह है? कश्मीर के युवाओं को पढ़ाना, उन्हें शिक्षित बनाना गुनाह है? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? जो व्यक्ति सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करता है, तो फिर यह आपको कैसे लग सकता है कि मोदी को मुसलमान भाइयों पर विश्वास नहीं है? मोदी मुसलमानों के रीति रिवाजों को खत्म कर देंगे, मोदी मुसलमानों को खत्म कर देंगे, मोदी मुसलमानों को दूसरे देश भेज देंगे, उनके लिए दूसरा देश बना देंगे, उनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। कौन सी बिना सिर पैर की बातें हम लोग कर रहे हैं? देश में मुसलमानों को यह कहकर बरगलाया गया कि राम मंदिर बन गया, बन रहा है, बन गया। अब आगे की बारी मथुरा की, काशी की। मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा और उनकी जगह मंदिर बनाया जाएगा। या कौन सी बात है भाई? क्या इस देश का मुसलमान इतना भी नहीं समझ सकता कि यह कोई नहीं कर सकता? कानून नाम की भी कोई चीज है, कोर्ट नाम की भी कोई चीज है। दोनों जगहों पर जो भी विवाद चल रहा है वह कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। एक बात समझिए कि राम मंदिर बना अयोध्या में, श्री राम का भव्य मंदिर बना, तो राम मंदिर और अयोध्या इंटरनेशनल मीडिया की नजर में आ गया। उसको इस तरह से डेवलप किया गया है या हो रहा है कि वह एक तरीके से इंटरनेशनल सिटी के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। मतलब जब अयोध्या चमका तो उसके आसपास के क्षेत्र नहीं चमकेंगे, रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे, आमदनी बढ़ेगी नहीं। सवाल उनसे ये उठता है, उनसे ये पूछा जाना चाहिए जो आपको
ये कह करके बरगलाते हैं कि अगर तुमको भूख लगेगी तो क्या आप मंदिर जाओगे, रोटी तुमको मंदिर में नहीं मिलेगी। आप सब जानते हैं कि तमाम ऐसे दरगाह हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोग दुकान लगा करके कोई ना कोई काम करके वहां अपनी जो आजीविका चला रहे हैं, उनकी आमदनी होती है। उन मंदिरों पर, उन दरगाहों पर या फिर किसी अन्य धार्मिक जगह पर जो लोग दुकान लगा करके किसी तरीके का काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि कैसे मिलती है रोटी। और राम मंदिर का फैसला मोदी ने नहीं किया है, राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने किया है। इसी तरह काशी पर, मथुरा पर जो निर्णय लेना होगा, जो उचित निर्णय होगा, वह कोर्ट लेगा, मोदी थोड़ो लेंगे। तो मुझे लगता है इस पर भी आपको एक बार विचार करने की जरूरत है। दलित और आदिवासी भाइयों की बात, सबसे ज्यादा उपेक्षा उन्हें झेलनी पड़ी है। फिर चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे कांसी राम जी हो, या फिर दलित समाज का कोई और बड़ा नेता रहा हो, जिन्होंने इस समाज को मुख्य धारा से, दलितों आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का जिम्मा उठाया था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दलितों की, वंचितों की, शोषितों की अगर असली सुध किसी ने ली है, आदिवासियों की दर्द को किसी ने समझा है, उसको साझा किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। और उन्होंने ही ऐसा किया है कि उन्होंने कुछ हद तक दलितों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। और ये आप मान करके चलिए कि इस बार अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो आप देखेंगे कि हमारे दलित और आदिवासी समुदाय को समाज में और बड़ी स्वीकार्यता के साथ उनके जो जीवन स्तर है उसको और सुधारा जाएगा। तमाम भ्रांतियां फैलाई गई। मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर की नींव में जो पहली ईंट रखी गई थी उसको रखा था कामेश्वर चौपाल। कामेश्वर चौपाल बिहार के हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दलित हैं। वास्तव में ये मोदी हैं जिन्होंने अपनी कार्यशैली और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया, वरना सरकारें तो पहले भी थी, योजनाएं भी थी, लेकिन उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं था, पारदर्शी नहीं था। योजनाओं में इतना घालमेल था कि उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्या दशा हो जाती थी। उस योजना में घोर कमीशनबाजी चलती थी और उसका भुगतान करना पड़ता था हमारे गरीब दलित आदिवासी भाइयों को, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को। लेकिन मोदी ने यह जो योजनाओं में कथित तौर पर कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार जो होता था उसको समाप्त किया, जिसका सीधा सीधा असर, उसका लाभ आम जनमानस की जीविका पर दिख रहा है, गरीब दलित आदिवासी भाइयों की जीविका पर दिख रहा है। मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार देश का जाना माना अखबार है, उसमें बिहार चुनाव को लेकर एक खबर छपी, या खबर क्या, एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में एक मुस्लिम भाई हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने साफ साफ कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि देश में क्या माहौल है, बिहार में क्या माहौल है, क्या मोदी वापस आएंगे, क्या मोदी की सरकार बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, महंगाई को लेकर क्या कहते हैं, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, इसको लेकर के क्या कहते हैं, इन सब बातों पर, इन सब सवालों पर एक बहुत बढ़िया जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि मैं चिकन की दुकान चलाता हूं, जब चिकन 80 रुपए में था तब भी लोग उसको खाते थे, आज जब 600 रुपए में है तो आज उससे कहीं ज्यादा लोग चिकन खा रहे हैं। अब समझने के लिए आप इसको खुद समझिए। हम वापस लौटते हैं कि मोदी ही थे जिन्होंने अपनी कार्यशैली और पारदर्शिता की बदौलत योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया, जिससे दलित परिवारों को झोपड़ी से निकल करके पक्के मकान में रहने का मौका मिला, उन्हें बिजली मिली, उन्हें मुफ्त इलाज मिलने लगा। जो पहले इलाज के लिए मोटी रकम अदा करते थे, खेत बेचना पड़ता था, उन्हें कर्ज लेना पड़ता था, वह इलाज उन्हें मुफ्त में मिलने लगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना है। धीरे धीरे हर एक गांव में जन औषधि केंद्र खुल रहे हैं, जिन पर 80% डिस्काउंट के साथ में दवाइयां मिल रही हैं। हर घर जल योजना के तहत पाइपलाइन लगभग पूरे देश में बिछ करके तैयार है, आप देख रहे होंगे। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अब आपको, यानी हर घर को शुद्ध साफ जल पीने का मिलेगा, हर घर तक रसोई गैस की सुविधा मिलेगी। अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस आपके घर तक पहुंचेगी। किसान सम्मान निधि और ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिसने गरीबों, दलितों, वंचितों, महिलाओं को गरीबी से उबारने का काम किया है। आप सोचिए,
अगर आप अपना घर चलाते हैं तो आपको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सोचिए, मोदी देश चला रहे हैं तो वह कितनी समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और देश में बेरोजगारी है और वास्तव में बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार उस तरह से कामयाब नहीं हुए जैसे उसे होना चाहिए था। लेकिन आप यह मान करके चलिए कि अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो अभी बेरोजगारी का स्तर और भी बढ़ता हुआ आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस मुद्दे पर ध्यान कम दे पाई और उसके मैनिफेस्टो में तो था ही, लेकिन ध्यान कम दे पाए और वास्तव में सरकार को उस पर काम करने की जरूरत है, वो भी बड़े पैमाने पर। अब बात विपक्ष की। विपक्ष किसका विपक्ष? किस बात का विपक्ष? किसके लिए विपक्ष? क्या विजन है पता नहीं। सबका अपना अलग अलग मैनिफेस्टो, लड़ेंगे अलग अलग, बैठक करेंगे साथ साथ, फिर एक दूसरे को गाली देंगे, फिर वही वापस पुराना मुद्दा, एक साथ बैठ करके मोदी को हराना है। उसके आगे क्या तो जवाब होता है, पहले हटाओ तो, सरकार बनाओ तो, फिर देखेंगे। मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पत्रकारिता की ओर चलिए। इसमें नामी गिनामी नाम हैं, जैसे रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम। ये वो पत्रकार हैं जो सुबह से लेकर रात तक केवल और केवल विपक्ष की महिमा मंडन करते नजर आएंगे आपको। जैसे मोदी गया, मोदी कब जवाब देंगे, मोदी ने देश को बेच दिया, मोदी डर गए, अब नहीं बनेगी मोदी सरकार, राहुल से डर गए मोदी, मोदी तानाशाह है। आपको पता है यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि बोलने की आजादी नहीं है इस देश में, तानाशाही है। मेन स्ट्रीम मीडिया को मोदी ने हाईजैक कर लिया है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप टीवी मत देखिए, यूट्यूब देखिए, क्योंकि ये जो बता रहे हैं वही सब सच है, बाकी सब कुछ तो झूठ है, जुमला है। जिस तरह से ये नामचीन पत्रकार सरकार से सवाल पूछते हैं, कभी इन्होंने खुद से भी यह सवाल पूछा है कि कितना झूठ और दुष्प्रचार इन्होंने फैलाया है लोगों के बीच में? मगर यह नहीं पूछेंगे, या सिर्फ आपको बताएंगे वही जो यह समझते हैं कि वही सही है, वही सही, बाकी सब गलत है। खुद को बहुत दुखी, दीनहीन पत्रकार बता कर मतलब ना कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और उनके जैसा ईमानदार पत्रकार दूसरा और कोई नहीं। सच कहूं तो पत्रकारिता जैसे पेशे के साथ में जितनी ईमानदारी से काम करना चाहिए था, जितना इन्होंने किया है, किसी पत्रकार जो और पत्रकार हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में उन्होंने नहीं किया है। दरअसल सत्ता से दूर रहना कोई सामान्य बात नहीं है। बड़े बड़े नेता बौखला जाते हैं और वही चीज राहुल गांधी के साथ है और उनके सहयोगी गठबंधन के साथ भी। राहुल गांधी को ही देख लीजिए, एक भी भाषण आप उठा करके देख लीजिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ज्यादातर उनके भाषणों को देखा है, सुना है। इनकी बात मोदी से शुरू होती है, मोदी पर खत्म, टाटा बाय बाय, अडानी अंबानी और फिर आदि आदि। जब जब कांग्रेस को उनकी जरूरत पड़ी है, खास तौर पर चुनाव के समय, बीते 1-1.5 साल में वह यात्रा पर निकल लेते हैं। क्या पता इस चुनाव के बाद अगली यात्रा दिल्ली इटली जोड़ो और हमारे साथ न्याय करो यात्रा शुरू कर दें, जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है। उनके हिसाब से देश में सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, सब गलत हो रहा है। वास्तविकता यह है कि राहुल गांधी इस यात्रा से देश में जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनको नहीं जान पा रहे हैं या फिर वो जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह जो तथाकथित मुद्दे वो बना करके लाते हैं, या तो ये मुद्दे उन्हें यूट्यूब के उनके पत्रकार, उनके सलाहकार बता रहे हैं, उनके पार्टी के जो सलाहकार हैं वो बता रहे हैं। वास्तव में वो अपनी इमेज के मेकओवर में लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि सब कुछ इमेज ही है या मोदी की इमेज ही है जो उन्हें इतना बड़ा लीडर बनाती है। सच यह है कि राहुल गांधी की इमेज हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में प्रभावी है। इस पे मतलब कहता हूं, न कर पाए कार्यकर्ताओं की कद्र, न फूंक पाए संगठन में जान, फिर भी कांग्रेसी बता रहे राहुल गांधी को महान। वैसे गांधी परिवार में भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी बेहतर विकल्प हैं या फिर प्रियंका गांधी। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। इसका क्या मतलब है? तो क्या वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वह इस पर भी कुछ खुल करके नहीं बता पा रहे हैं।
क्या विपक्ष उनके नाम को लेकर सहमति जताएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा मतलब, सरकार बीजेपी की बनेगी लेकिन प्रधानमंत्री कोई और बनेगा, और ये वो मान चुके हैं। तो कितना विरोधाभास दिखता है उनकी बातों में, आप समझिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दे रहे हैं, वो भी खुले मंच पर, कि वो बहस करें, लेकिन यह किसी से छुपा नहीं। सब जानते हैं कि वो मोदी की वाक्पटुता के सामने कितनी देर टिकेंगे, सबको मालूम है। राहुल गांधी को भी समझने के लिए थोड़ा और रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उन्हें विकल्प के तौर पर नहीं देखा जा सकता, और वो भी मोदी के विकल्प के तौर पे तो बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस और विपक्ष दोनों के लिए एक गंभीर समस्या है, जिसका हल ढूंढना अभी बाकी है। और बात करेंगे, मिलेंगे अगले भाग में, जहां से खत्म किया और वहीं से शुरू करेंगे। आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो बन जाती है वो है मतदान करना। सही व्यक्ति का चुनाव, सही सरकार का चुनाव अब आपके हाथ में है।